तो आइए आज आपको ले चलते हैं बिहार के 90 के दशक में। आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द डार्विन जस्टिस, जिसे लिखा है प्रवीण कुमार ने। ये उपन्यास बिहार के 90 के दशक पर आधारित बहुचर्चित उपन्यास है, जिसे डार्विन जस्टिस का नाम दिया है लेखक प्रवीण कुमार ने, जिसका पहला शीर्षक है सोमनाथ से समस्तीपुर। आइए आपको ले चलते हैं इस कहानी की ओर। वक्त अपने रफ्तार की लय में कभी कभी इंसान द्वारा बनाए सामाजिक संरचना में एक लंबे अंतराल के बाद आ गए असंतुलन को संतुलित करने के लिए सामाजिक संरचना को नोचते खसोटते आगे निकल जाता है। कुछ दिनों बाद हम इसे क्रांति, आंदोलन, विद्रोह, आज़ादी, शक्ति संतुलन कहते हैं और अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर इतिहास की किताबों में इसे छोड़ आते हैं। इतिहास में घटनाएं और तारीखें दर्ज की जा रही हैं। इतिहासकार अपनी कहानी और अपनी विचारधारा लेकर आए हैं। जो जिस विचारधारा से ग्रसित होगा, इतिहास को उस विचारधारा के रंग में रंग देगा। कोई सत्ता प्रयोजित इतिहासकार है, तो कोई धार्मिक भावना से सराबोर, तो कोई सामाजिक वैमनस्यता से ग्रसित। किसी को लाल रंग पसंद हो सकता है, तो किसी को केसरिया, तो किसी को नीला, तो किसी को हरा, पर सब के सब इतिहासकार हैं जिन्हें बिहार के आधुनिक इतिहास में कुछ अध्याय जोड़ना है। नरसंहार, जी हाँ, उन्हें बिहार में हुए नरसंहारों को इतिहास की किताबों में जगह देनी है। इतिहासकार अपने अपने विचार लेकर हाजिर हो गए। किसी ने कहा यह शक्ति संतुलन का परिणाम था, तो कोई तत्कालीन राजनीति को उदंड बता रहा था, कोई मंडल कमीशन को जिम्मेदार बता रहा था, तो कोई सदियों से शोषित और पीड़ित जनता जनार्दन का एकजुट होकर प्रतिकार करना बता रहा था। किसी ने इसे बाभनों यानी भूमिहारों के टूटते दबंगई की बौखलाहट का परिणाम कहा था। खैर, जिसे जिस रंग से इतिहास को रंगने की इच्छा हुई, इतिहास के कैनवस को रंग दिया। लेकिन जिस किसी ने भी नरसंहार को अपने कैनवस में उतारा, ना तो वह कटने गया था न काटने। वह किसी भी स्तर पर सीधे भुक्तभोगी नहीं था। हाँ, बाद में उसके दिमागी कीड़े ने कई लाइब्रेरियां चाटी, उस दौर के पेपर को इकट्ठा किया, कुछ हकीकत और कुछ अपनी सोच को अपने विचारधारा के हिसाब से थोपना शुरू किया। कलम ने शब्द उगले, घटनाएं दर्ज हो गई। घटनाएं दर्ज होने लगीं, लेकिन एक आंख ऐसी भी है जिसने चमन सिंह की मां के कटे स्तन देखे हैं, जिसने 20 दिन के बच्चे को गर्म पानी के कड़ाह में सब्जियों की जगह उबलते हुए देखा है। एक आंख ऐसी भी है जिसने देखा कि कैसे चमन सिंह को उसके घर से घसीटते हुए जनता जनार्दन उसके साथ न्याय करने उसे पीपल के पेड़ तक ले गई। एक आंख ऐसी भी है जिसने मरी हुई मां के छाती से दूध खींचते बच्चे को देखा है। देखा कि पीतल की गोली जब 1.5 साल के बच्चे के कमर के आर पार हो जाती है, तो वो कैसे कराहता है, तड़पता है। जहां वह देख नहीं पाया, तो खुद जाकर उन किरदारों से मिला जिनके लिए वे कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, कहीं ना कहीं किसी रूप में चश्मदीद थे। जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, कहानी के पात्रों से कई सालों तक जाकर मिलता रहा, जो अनय का सबसे बड़ा राजदार था, जो चश्मिश और अनय के लिए के कई खतों को पढ़ चुका था।
जो उस हादसे के बाद रोया और कई सालों तक मोनालिसा से नफरत करता रहा। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि दुनिया में कोई भी नफरत स्थायी नहीं रह सकती। वक्त बुरे से बुरे दौर और हादसे को धीरे धीरे हजम करना सिखा देता है। किसी के चले जाने के बाद उसकी कमी के कारण जो चीज़ अटकी रह जाती है, वक्त धीरे धीरे किसी और के माध्यम से उसमें गति भर देता है और तब हम उसे भूलने लगते हैं। तब किसी के प्रति हमारा गुस्सा, नफरत या प्यार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यह उस दौर में घटित कई घटनाओं में से सिर्फ एक घटना है, मगर न जाने क्यों उसे यह घटना कई कोनों से देखने का मन किया। जब वह कहानी के आखिरी छोर को पकड़कर पीछे की ओर बढ़ने लगा, तब रास्ते में उसे कई और छोटे छोटे रास्ते मिले। वह उसमें भी घुसा। वह कोई इतिहासकार नहीं था, वह कोई साहित्यकार नहीं था, वह चश्मदीद था अनय और चश्मिश की प्रेम कहानी का, रात रात भर जाग कर लिखे गए खतों का, मोनालिसा द्वारा चुपचाप खामोशी से लिए गए ऐतिहासिक इंतकाम का। एक ऐसा इंतकाम जिसमें पिछली कई पीढ़ियों के साथ अब तक जो अन्याय हुआ था, उन सब का इंतकाम एक साथ ले लिया गया था। उस हादसे के बाद वह कई दिनों तक सो नहीं पाया। उस अनिद्रा ने उसके अंदर एक कुलबुलाहट भर दी। दुनिया के सामने एक और प्रेम कहानी कहने की उसने तय किया कि वह अपने तरीके से इस कहानी को कहेगा, और तब वह तथ्यों को पकड़ने के लिए वक्त को पीछे ढकेलने लगा। ढकेलते हुए चश्मिश के जन्म तक गया। उसका मन थोड़ा और पीछे जाना चाहता था। वह थोड़ा और पीछे चला, जहाँ जेपी आंदोलन अपने शबाब पर है। वहाँ उसे एक फटे हुए कॉन्डोम का अवशेष प्राप्त हुआ, जिस पर चश्मिश के बाबूजी के स्पर्म का दाग था। जिस पर चश्मिश के बाबूजी के स्पर्म का दाग है। जहां जरूरत पड़ी उसने वक्त को ढकेला, जहां जरूरत पड़ी उल्टे पांव भी इतिहास के अंदर घुसा। उसका उल्टे पांव चलना दरअसल चुपके से इतिहास के अंदर घुसना था। उस हादसे के लिए जिम्मेदार कई और छूटी हुई कड़ियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि वह मोनालिसा नक्सल और तत्कालिक राजनीति को जोड़कर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा था। उसका मानना था कि किसी बड़े हादसे के लिए भले ही कोई एक तत्कालिक कारण हो, पर साथ में उससे पहले की कई परिस्थितियां और कई लोग भी जिम्मेदार होते हैं। तभी जंगल राज आता है, तभी नरसंहार भी होता है। कई लोगों को एक साथ काट देने के लिए सिर्फ एक घटना जिम्मेदार नहीं हो सकती। हाँ, तो अब जब इतिहास के अंदर से वह लौट कर आया, तब उसने लिखा जंगल राज। हाँ, उसने यही लिखा था, जबकि इतिहासकारों ने नरसंहार लिखा था। जंगल, जहां जिंदा वही रहता है जो योग्य है। वहां राजा वही होता है जो सबसे ताकतवर है। जहां डार्विन अपनी थ्योरी के साथ हमेशा मौजूद रहता है। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जंगल, जहां सब कुछ बेहतरीन बेतरतीब तरीके से घटित होता है, जहां कोई कानून नहीं होता, जहां कुदरत का सिर्फ एक दर्शन चलता है
जिंदा रहने के लिए खुद को ताकतवर बनाए रखना जरूरी है। खुद को जीने के योग्य बनाकर रखना जरूरी है। जिस दिन चूक गए उस दिन किसी का निवाला बन जाना होता है। जहां पाप, पुण्य, चोरी, डकैती, छीना झपटी के लिए कोई कानून नहीं होता, हाँ, जो कमजोर है उसे धूर्त होना पड़ता है, और जो ताकतवर है वो अपने आप में कानून है। इतिहास के अंदर से घुसकर आने के बाद उसने लिखा कि जब जिस तरह से कुदरत खुद को संतुलित करने के लिए कभी सुनामी तो कभी भूकंप से के झटके देती रहती है, उसी तरह से हम जिस समाज के अंदर आते हैं वहाँ भी समय समय पर नए विचार आते रहते हैं। इससे नए और पुराने विचारों के मिलन स्थल पर समाज के अंदर असंतुलन उत्पन्न होता है। विचारधारा में आ गए एक असंतुलन को संतुलित होने की ज़रूरत होती है, तो आंदोलन, क्रांति, नरसंहार, आज़ादी, मारकाट, उपद्रव या समाज सुधार जैसे शब्दों से समाज का परिचय कराता है। संसार में जब तक कोई असंतुलन है वह कोई विचारधारा भी हो सकती है। वह संतुलन की चाह में खुद को गतिमय बनाए रखती है। लेकिन विचारधारा के इस टकराव पर का उद्देश्य अंततः किसी भी तरह उपलब्ध संसाधनों पर कब्जे को सुनिश्चित करना होता है। लेकिन विचारधारा के इस टकराव का उद्देश्य अंततः किसी भी तरह उपलब्ध संसाधनों पर कब्जे को सुनिश्चित करना होता है। कोई भी व्यक्ति, समाज अपने लिए अधिकतम संसाधनों को जमा करना चाहता है ना? कोई भी व्यक्ति, समाज अपने लिए अधिकतम संसाधनों को जमा करना चाहता है। इस लड़ाई में हार और जीत मायने नहीं रखता। इस लड़ाई के बाद परिस्थितियां कुछ सालों, कुछ दशकों या कुछ शताब्दियों के लिए संतुलित हो जाती हैं, अगली किसी विचारधारा या नायक के आने तक। समाज का असंतुलित होना भी जरूरी है ताकि वह बदलाव के दौर से गुजर सके, खुद को गतिमान बनाए रख सके, अपने अस्तित्व को बचाए रख सके। जो समय दर समय खुद को बदलता रहता है वही अपने वजूद को लंबे समय तक बचाए रखता है, क्योंकि इस सृष्टि में चीज़ों को बदलाव के दौर से गुजरना ही पड़ता है। जो नहीं गुजरते वे विलुप्त हो जाते हैं। वह कोई जीव जंतु, नदी नाला, पहाड़, समुंदर या फिर कोई सामाजिक व्यवस्था ही क्यों ना हो, सबको समय समय पर खुद को बदलते रहना पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। बदलाव के दौर से हर चीज़ को गुजरना पड़ता है। जब वह इतिहास के पन्नों से टहल घूम कर आया तब उसके सामने एक समस्या और खड़ी हुई। वह कहानी कहाँ से कैसे शुरू करे? हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के उस कॉन्डोम से जो उस रात फटकर चश्मिश के इस धरती पर आगमन को सुनिश्चित कर गया था, या बोफोर्स तोप की दलाली से जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बदनाम कर दिया, या विश्वनाथ प्रताप सिंह को नायक बना दिया था, या उस स्कूल से जहां अनय और चश्मिश पहली बार एक दूसरे से मिले थे, या उस इनकलाबी नारे से जब पहली बार बिहार के लोगों ने सुना था, भूरा बाल साफ करो। इस कहानी में एक व्यक्ति है जो इतिहास के अंदर घुसा है और तथ्यों की पोटली को कहानी के हिसाब से खोज कर लाया है, जो अनय के साथ साथ बड़ा हुआ है और अनय के लगभग हर राज का राजदार है, सिवाय इसके कि अनय और चश्मिश कल पुष्पा विद्यालय में मिलने वाले हैं। यहाँ उस व्यक्ति को समझने में दिक्कत आ रही होगी तो सुविधा के लिए उसकी जगह आप मुझे समझ लीजिए,
ताकि कहानी समझने में आपको सहूलियत हो। तो आगे जहाँ कहीं भी आपको मैं शब्द मिले, आप मेरा ख्याल ना करके उस व्यक्ति के बारे में सोचिएगा जो इतिहास के अंदर घुसा था, जो अनय का लंगोटिया यार था। मैं कनक उच्च विद्यालय से कहानी शुरू करता हूँ, जहाँ पहली बार अनय और चिशमिश मिले थे। तब दोनों उम्र के उस पड़ाव पर अभी अभी पहुँचे ही थे जहाँ से जीव विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षित सरकना सीखते हैं। जहाँ से जीव विपरीत ध्रुवों की ओर सरकना सीखते हैं। उम्र के उस मोड़ पर उनका सरकना कुछ इस तरह था कि आंखों को लुभाने लगी थी। एक दूसरे की बेतुकी बातों से भी कान तृप्त होने लगे थे। मन को खींचने लगा था। किसी की बेवकूफ़ियों में भी अजीब सा आकर्षण था। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी कभी ठहर सी जाती है, कभी सरपट दौड़ जाती है। मैं चश्मदीद हूँ ऐसी कई घटनाओं का जिनका मैं जिक्र करूँगा। मैं क्लास में अनय के साथ ही बैठता था। हम दोनों दोस्त थे, बचपन के दोस्त, एकदम लंगोटिया यार। लंगोटिया यार का मतलब समझते हैं ना? हम उस उम्र में दोस्त थे, हम उस उम्र से दोस्त थे जिस उम्र में बच्चे इस बात पर खुश होते हैं कि उनके मूतने की धार उनके दोस्त से अधिक है। हम दोनों गांव के मंदिर के पवित्र तालाब में एक साथ मूतते थे और जिसकी धार दूर तक जाती थी वह जीत जाता था और दूसरा हार कर उदास हो जाता था। हमें अपने मूत के धार से तालाब की सतह पर बुलबुले उठाना भी अच्छा लगता था। अनय की माँ अक्सर कहा करती थी कि जीतने वाले की मदद ईश्वर भी करता है। वो कहती थी कि जीतने वालों की मदद ईश्वर भी करता है, लेकिन हम इस अनोखी जीत का जश्न कहीं और नहीं मनाते थे। एक बात बता देता हूं कि तालाब में मूतने की धार अनय की दूर तक जाती थी, जबकि तालाब की सतह पर पानी में बुलबुले मैं ज्यादा उठाता था। वो मेरे राज से वाकिफ था, मैं उसके राज से वाकिफ था। हम दोनों लंगोटिया यार थे। तो आज का कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं फिर दूसरे अंक में।